नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों को आज 34 दिन हो गए और दूसरी ओर कृषि बिल के विरोध के नाम पर पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ की गई है। कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। यही नहीं, अब बाबा रामदेव की पतंजलि का भी विरोध किया जा रहा है, जिनका इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वो कौन लोग हैं जो आंदोलन के नाम पर अपना और देश के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। किसान बहाना अर्थतंत्र यानी अर्थव्यवस्था है निशाना। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन पर हैं। सरकार और किसानों के बीच फिर बातचीत का दौर भी शुरू हो रहा है, लेकिन विरोध का जरा ये नजारा देखिए। मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं। पीटीआई का दावा है कि करीब 1500 मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। जालंधर, पटियाला, फिरोजपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि मोबाइल टावर तोड़ने से मोबाइल से बातचीत पर असर पड़ेगा, इंटरनेट का कनेक्शन खत्म होगा, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा, ऑनलाइन कारोबार ठप हो जाएगा, दफ्तरों में कामकाज पर भी असर पड़ेगा। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के उस विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। सवाल है, क्या देश का किसान अपने ही देश का नुकसान चाहेगा या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, जैसा कि बीजेपी आशंका जता रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि इस तोड़फोड़ के पीछे कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़े लोगों का हाथ है। किसान भाई कभी भी वायलेंस नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की ताकतें जरूर हो सकती हैं, जैसा मैंने कहा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और इसके लिए किसानों को होशियार रहना चाहिए। क्या हाथ मिले हैं आपके अर्बन नक्सल के साथ? क्या आप पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर किसकी ड्यूटी है? कैप्टन साहब, आप उनको किसान मत कहिए। वो कांग्रेस के और कुछ वामपंथी दलों के गुंडे हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी नेता का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अर्बन नक्सल कहना मूर्खतापूर्ण है। किसानों के मुद्दे पर गलती से बचें। पंजाब पुलिस को दोष न दें। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि देश को अस्थिर करने के लिए यह चीन की चाल भी हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार के कई फैसलों से चीन को तगड़ा झटका लग चुका है और बीजेपी तो खुलकर कांग्रेस और लेफ्ट पर चीन के साथ खड़े होने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौते पर गंभीर सवाल उठे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से लाखों का चंदा मिलने पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। डोकलाम के दौरान राहुल गांधी के चीनी राजदूत से मिलने पर बवाल हो चुका है और लेफ्ट पर तो बीजेपी चीन के साथ खुलकर खड़े होने का आरोप लगा चुकी है। 1962 में भारत चीन जंग के दौरान आरोप लग चुका है कि लेफ्ट ने इसे युद्ध नहीं बल्कि एक समाजवादी और एक पूंजीवादी राज्य के बीच का संघर्ष बताया था। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में बाबा रामदेव की पतंजलि समेत स्वदेशी कंपनियों का विरोध हो रहा है। उनके खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष
और केजरीवाल के करीबी गुरनाम सिंह चडूनी ने बाबा रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान किया। यानी सीधे तौर पर अपने ही देश का नुकसान किया जा रहा है। तो क्या वाकई किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गहरी साजिश रची गई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब अराजक साजिश का विश्लेषण सुनिए। भारत के लिए किसान और उद्योग दोनों जरूरी हैं। दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। गाड़ी के ये चार पहिए हैं जो चलने जरूरी हैं। उद्योग धंधे देश और किसानों के दुश्मन नहीं हैं, जैसा अक्सर वामदल बताते रहे हैं। मोबाइल टावर पर निशाना समझ से परे है। सोचिए, बॉर्डर स्टेट के अंदर आप 1500 टावरों को तोड़ दें, नुकसान किसका है? ये आम आदमी का, उसके बच्चों का, उसके कारोबार का। टेलीकॉम सेवा बर्बाद करना किसान आंदोलन नहीं हो सकता। भारत की आर्थिक तरक्की से चीन चिढ़ा हुआ है। क्या देश की अर्थव्यवस्था पर हमले की यह साजिश है? क्योंकि आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से देश की अर्थव्यवस्था पर यह हमला हो रहा है, जहां पर यह बार बार चक्का जाम करने की कोशिश है, सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश है। और बॉर्डर स्टेट पंजाब, सेंसिटिव स्टेट, वहां पर तमाम टेलीकॉम सर्विसेज को निस्तेनाबूद करने की कोशिश हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता, डॉक्टर संबित पात्रा, मणिपुर के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अध्यक्ष एमपीसीआई के, एसडीपीआई के तस्लीम रहमानी साहब, ब्रजेश सिंह हमारे सहयोगी और राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने संघ के विचारक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। ब्रजेश सिंह, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं, 50 सेकंड का वक्त है। क्या आपको लगता है आखिरकार भारत की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद पटरी पे आनी शुरू हुई, उसके बाद यह किसान आंदोलन हुआ और किसानों का हक है आंदोलन करने का, इससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात, पतंजलि को टारगेट करना, उसके बाद पंजाब जैसी सेंसिटिव स्टेट में, बॉर्डर स्टेट पे मोबाइल टावर 1500 तोड़ दिए गए। What is your take? निश्चित तौर पर ये एक पैटर्न है। आप ध्यान दें कि जिस तरीके से आंदोलन की बात हुई और उसको किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से उसको लगातार जो है सो उसमें फोर्स लाया गया, उसमें उसको हिंसक बनाया गया। और जाहिर है इसके पीछे मंशा कहीं भी सकारात्मक नहीं हो सकती। कोरोना के काल में आप आशंका जता रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने इतनी जोर से रिबाउंड किया, कई सारी कंपनियों ने बड़े बड़े जो है इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ खींचे, अर्थव्यवस्था अपनी शुरू हुई। और उस दौर में एक तरह से प्लान डैमेज को ड्रिल करने की कोशिश की जा रही होगी किसानों के नाम पर। आप ध्यान रखें कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करता है, लेकिन फिर ये हिंसा फैला कौन रहा है? ये एक पैटर्न है जिसमें क्या पालू है उनको डैमेज कर रहे हैं और कहीं आप देश का भला नहीं कर रहे। जी, ओके। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का रिएक्शन आया है कि ये कांग्रेस के गुंडे हैं, वाम दलों के गुंडे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आप सोचिए, बाबा रामदेव के पतंजलि का विरोध हो रहा है। आप सोचिए, 1500 टावर तोड़ दिए गए हैं। आखिरकार ये मामला जा क्या रहा है? क्योंकि अराजकता तो का जवाब तो क्या होगा? क्योंकि ये किसान तो नहीं हो सकते ये सब कुछ करने वाले। देखिए अमीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को भगवान कहा है, अन्नदाता कहा है, और कल भी सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है। मगर आज जिस प्रकार के दृश्य हम देख रहे हैं, 1600 टावरों को पंजाब में क्षतिग्रस्त करना, उनको तोड़ देना, जनरेटर चुरा के ले जाना। देखिए, पंजाब एक साधारण राज्य नहीं है। पंजाब का एक इतिहास रहा हुआ है। पंजाब में किस प्रकार अलगाववाद हुआ था वो भी हम जानते हैं, और वो सब कुछ कराधरा पाकिस्तान का था। बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में फाइबर लाइन तक के तार जला दिए गए हैं। मोबाइल सेवाओं पर असर पड़ गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मुश्किल हो रही है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं आपको बता दूं, शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील करी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी। बीजेपी ने साजिश की आशंका जताई है और टावरों पर हमले की निंदा करी है। डॉक्टर संबित पात्रा, यह बड़ी अपडेट है। ऑप्टिकल फाइबर की केबल की तारें जलाई जा रही है वहां पर। पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, व्हाट इज हैपनिंग? देखिए कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। पंजाब को जिस प्रकार से अलग करने की कोशिश हो रही है, कोई भी कम्युनिकेशन पंजाब के साथ ना हो सके। पंजाब के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे।
ये कौन लोग हैं जो खिलवाड़ कर रहे हैं? आप बताइए, अगर पुलिस का सिस्टम डाउन हो जाता है, अगर मोबाइल वहां काम नहीं करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा किस प्रकार बनी रहेगी? स्वाभाविक रूप से इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और जिस प्रकार से आप चीन के हाथ का भी आशंका कर रहे हैं, इसको नकारना उचित नहीं होगा। बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करनी होगी। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी कांग्रेस के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि हां, ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल को जलाना और टावर को तोड़ना ये बिल्कुल करना चाहिए, उचित है। अगर ऐसा पूरे देश में किया जाएगा तब जाके हम मोदी को सिंघू बॉर्डर पर लेकर आएंगे। मैं उस ट्वीट को निकलवाता हूं और फिर मैं उसको कोट भी करूंगा, लेकिन मैं अखिलेश प्रताप सिंह आपका रुख करता हूं। अखिलेश प्रताप जी, क्या आपको लगता नहीं है कि स्वदेशी पर वार कर कर किसानों का हित तो पूरा नहीं हो सकता? क्या आपको लगता नहीं है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा? हम चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा में है तो हम लड़ाई कैसे जीतेंगे वो, अगर यही होगा? व्हाट इज योर टेक एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी? अमीर जी, जरा विस्तृत बतावें, ये किस कंपनी के कौन से टावर तोड़े गए हैं या उनके बिजलियां काटी गई? देखिए, मोबाइल टावर तोड़े गए हैं। मोबाइल आजकल तो मोबाइल टावर सभी के सभी सिग्नल आते हैं। आजकल एक ही मोबाइल टावर होता है, वहां पर तहस नहस करे गए हैं। एक ही मोबाइल टावर होता है जिससे सभी के सिग्नल आते हैं। आपकी जानकारी नहीं है, शेयरिंग में होता है। बोलिए अपनी बात को। उस किस कंपनी के टावर थे? सभी कंपनियों के टावर थे। वी डोंट वांट टू नेम द कंपनीज आउट हियर। टावर तो किसी और का होता है, सब लोग उस पर लगाते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के क्षति को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है किसानों का। जैसे आपको ये लगता है, सही भी लगता है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां पे इस तरह की हरकतें हो रही हैं। पंजाब के किसान भी बॉर्डर स्टेट के हैं और वो भी धरने पे हैं। ये भी आपको पिछले 30 दिन में समझ लेना चाहिए था। सिर्फ टावर की अगर अपने पे आए तो बॉर्डर स्टेट का बात की जाए और वहां के किसानों के जिंदगी पे बात है तो आप उन्हें पाकिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी खालिस्तानी की नहीं बात, या तो चीनी की बात है, या तो स्वदेशी पर वार करने की बात है। यहाँ पे पाकिस्तानी खालिस्तानी की बात नहीं है अखिलेश जी, यहाँ पे स्वदेशी की बात है। बाबा रामदेव को टारगेट किया जा रहा है, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को टारगेट किया जा रहा है। क्यों क्यों? बाबा किसी के प्रोडक्ट को टारगेट करना, नुकसान ना पहुंचावे कोई, खरीदना ना खरीदना कंज्यूमर की मर्जी है। लेकिन अगर हिंदुस्तान का कोई किसान सड़क पे अपनी मांग जाए, जिसका जीवन मृत्यु का सवाल है, वो अपनी मांग करता है तो पूरी मीडिया और पूरी बीजेपी ये कहती है आतंकी है, पाकिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, फलाने है, नक्सल है, फलाने जमाते हैं। ये कौन सी बात भाई? किसानों की आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं, किसान ये सब कुछ नहीं कर रहे। ये अर्बन नक्सल्स है, ये अर्बन नक्सल्स है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई बीजेपी के थे जिन्होंने बोला था राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? वो बीजेपी के थे। आज से 25 दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया था? मैं अगर आप बोले अखिलेश जी, सम्मान आपको सुना देता हूं मैं बयान। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री, क्या बयान था उनका? उनका होम मिनिस्टर से मिलने के बाद क्या बयान था, बताइए आप। पूरा बोल रहे हैं आप। जो आज आप कह रहे हैं कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, यही तभी भी कैप्टन अमरिंदर ने यही कहा था जी, लेकिन तब आपको नहीं समझ में आया कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है। आज जब आप दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी के कुछ टावरों को नुकसान पहुंचा तो आपको कैसे चोट लग रही है? किसान के तो जीवन मृत्यु का सवाल है। नहीं, देखिए किसी कारोबारी अगर कोई स्वदेशी कारोबारी होगा और उसको नुकसान पहुंचेगा तो खड़ा होना होगा उसके लिए। देखिए मैंने पहले भी कहा, वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। बाबा रामदेव कोई अपराधी नहीं है। सुनिए चीखने से कुछ नहीं होगा। बात सुनिए, चीखने से कुछ नहीं होगा। मैं तो अखिलेश जी सम्मान आपको बोल रहा हूं, चीखने की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोट कर रहा हूं। मेरे टाइम पे आप ही बोलते रहे। देखिए मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोट कर रहा हूं। अरे मैं डोकलाम तक तो पहुंचा ही नहीं है। अब मेरी बारी है और मुझे आपत्ति भी है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं बोलूं कि सुनूं? बस अमीश जी, कि अमीश जी मेरी बारी में आप ही बोलते रहेंगे, मैं बोलूं? अमीश जी, अखिलेश जी आप भी एक सेकंड, 30 सेकंड रुक जाइए। 30 सेकंड बोलने का मौका देता हूं मैं। बोलिए अखिलेश जी, आप बोल लीजिए, अपनी बात को रख लीजिए। देखिए अमीश जी, किसी भी प्रकार के किसी भी वस्तु को, किसी के भी वस्तु को, उद्योग को, उत्पाद को क्षति पहुंचाना कभी जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये आपने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया था
उद्योग और कृषि दोनों को मिलकर चलना होगा। दोनों की जरूरत इस देश को है। ये दोनों को समझने की भी जरूरत है अमित जी, उद्योग को भी और कृषि वालों को भी। ठीक है, ये दोनों लोगों को समझना होगा। ठीक है, आपने झटके में तो बात बड़ी कर दी। ना मेरे पास तो पूरे प्रूफ है जी, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है जी, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है जी। पंजाब में कितनी कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है, कौन कौन करता है, मेरे पास तो पूरे प्रूफ है। लेकिन वो विषय नहीं है मेरा, लेकिन वो मेरा विषय नहीं है। संबित पात्रा में पॉइंट, संबित जी, ये दोनों को समझना होगा। अमीश भाई एक अब जब मुझे सुन लिया जाए, इतनी देर से इनको अकेले सुन रहे थे, अब हमें अकेले सुन लिया जाए। अमीश भाई ये डिस्टर्बेंस उचित नहीं है। बोलिए डॉक्टर। अमीश भाई मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को जब पूछा गया कि क्या ये टावर तोड़ना उचित है, तो उन्होंने कहा बताइए ना पहले किस कंपनी का टावर है और आपको क्यों इतना दर्द होता है जब दुनिया के 4 बड़े कारोबारियों में से किसी एक का टावर तोड़ा जाता है। इसको अर्बन नक्सली की भाषा कहते हैं, ये कोई साधारण भाषा नहीं। मतलब अगर किसी उद्योगपति का टावर, ये टावर किस लिए था, ये टावर हमारे मोबाइल फोन के लिए है, किसी भी कंपनी का हो। और एक सेकंड रुकिएगा, आप अगर कंपनी का नाम जानना चाहते हो, वैसे तो ब्रुकफील्ड कंपनी का है, मगर मैं यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2016 का एक ट्वीट पढ़ता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2016 में ट्वीट करते हैं, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब दैट इनिशिएटेड रिटेल एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट ऑफ ₹3,000 crore. This would have tripled the income of at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. आप बताइए, आप रिलायंस ग्रुप को पंजाब में लेकर आए थे, 3,000 करोड़ रुपए का फायदा अगर किसान को होता, 3,000 गांव में हो जाता, अकालियों ने रोक दिया। अभी आप बोल रहे आग लगा दो। इसकी अर्बन नक्सलियों की भाषा नहीं है। अगर इसी तर्ज पर लोग कहेंगे कि ये जो 4 सबसे बड़े पॉलिटिकल फैमिली हैं विश्व के, देखिए सोनिया गांधी, हफिंगटन पोस्ट ने कहा था सोनिया गांधी क्वीन ऑफ इंग्लैंड से भी अधिक रिच है। सब सर्वाधिक धन किसी महिला के पास पूरे विश्व में है तो वो सोनिया जी के पास है। अगर लोग गांधी परिवार के घर पे अटैक कर दे तो आप उसे उचित कहेंगे क्या? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा मोदी जी को, किसानों को और उद्योगपतियों को समझना होगा। अच्छा, तो यही समझने के लिए राहुल बाबा मिलान गए हैं, पिज्जा खा के, मतलब मिलान के किसान और मिलान के उद्योगपति को समझ के आएंगे। आप लोगों को तो बात भी नहीं करनी चाहिए और डिबेट में, अरे कुछ मत बोलिए, इसी तरह आप कुछ मत बोलिए, आप पिज्जा खाइए, पिज्जा, आप कुछ मत बोलिए। आप क्या बोलेंगे? अरे जिसके पार्टी के स्थापना दिवस में उसका अध्यक्ष चला गया है पिज्जा खाने, ये क्या बोलेंगे यहाँ पर? अरे ये क्या रुक जाओ कर रहे हैं, बैठिए शांति से। अरे बैठिए, आपका तो टावर गिरा है जाके मिलान में, इनका तो पार्टी का टावर ही नहीं है। ये क्या बात करेंगे? ये क्या रुक जाओ कर रहे हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी क्या, अमित जी क्या करेंगे? अरे आपके पार्टी का तो टावर नहीं है, आपके पार्टी का तो रडार नहीं है, आपके पार्टी का तो टोल प्लाजा नहीं है, आपके पार्टी का तो सड़क नहीं है। आपका पार्टी चल रही है पार्टी करने मिलान में, आपकी पार्टी खा रही है पिज्जा मिलान में। यहाँ पर बैठ के एमएसपी, यहाँ पर बैठ के किसानों की बात, मोदी जी को किसान और उद्योगपति को समझना होगा। अरे बुलाइए अखिलेश जी में बैठ के, 70 सालों में कितने पत्रकारों के आप मालिक थे? आप किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मालिक क्या गया, एंकर क्या बोलेगा? आप पिछले 70 सालों में कितने एंकरों के और कितने पत्रकारों के मालिक थे, बताइए ना। देखिए ये विषय नहीं है ना, आपको मौका मिलेगा आप अपनी बात को रखिए। आए दिन आपकी पूरी बहस आपकी मीडिया के ऊपर शुरू हो जाती है। राहुल गांधी को मैंने बोला था विदेश जाने के लिए, नहीं बोला था ना मैं उस टॉपिक को लेके आया, नहीं लेके आया ना, संबित पात्रा लेकर आए। संबित पात्रा को जवाब दीजिए ना, मेरे को ढाल क्यों बनाते हैं? न्यूज 18 को ढाल क्यों बनाते हैं आप लोग? सक्षम है तो अपनी बात का जवाब दीजिए, बोलिए अब आप। सुनो, हाँ सुनाइए, पहले सुनाइए। राहुल गांधी अपनी माँ के यहाँ गए हैं, नवाज शरीफ की अम्मी के पैर चाटने नहीं गए हैं, समझे? अच्छा, राहुल जी अपने माँ की यहाँ चले गए हैं। चले जाती माँ की यहाँ, अम्मी के पैर चाटने नहीं गए हैं। 40 सेकंड। और कहाँ है नरेंद्र मोदी? टीवी के अलावा कहीं दिखते हैं? ये पूरा पागल हो गए हैं, बोलने दीजिए इनको। चले जाएं सिंध बॉर्डर पे, चले जाएं, कहाँ है? अरे अखिलेश जी तबीयत खराब हो जाएगा, उंगली निकल के नीचे गिर जाएगी, आराम से बोलिए। खराब करते हैं,
जाओ आराम से दूसरों के आराम से ऊपर आराम से तुम्हारे उंगली दूसरों के के कैमरा में ऊपर घुस मेरा निवेदन अरे घुस जाएगा वो यूट्यूब के अंदर गिर जाएगा आपका। अरे आपका वो स्काइप गिर जाएगा। आराम से इतना मत हिलिए, इतना मत हिलिए। अरे राहुल गांधी देख रहे हैं मिलान में आपको। अरे काहे को चिल्ला रहे हैं मेरे भाई? राहुल गांधी मिलान में देख रहे हैं आपको। देख रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी का नाम लो इनका तिया पाचा हो जाता है पूरा। ये जोर जोर से हिलने लगते हैं पूरा। किसान यहाँ बैठा है बॉर्डर पे, उसकी चिंता नहीं है। और यहाँ तो किसान बॉर्डर पे बैठा है तो राहुल गांधी वहां पे क्यों बैठे हुए मिलान पे? बॉर्डर में जाके बैठते। किसान यहाँ बॉर्डर में बैठा है तो राहुल गांधी कहाँ बैठे हुए हैं? क्योंकि मिलान में जाके वहां पिज्जा खा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा किसान के हमदर्दी बने हुए हैं। राहुल गांधी ही असली देश के नेता हैं। राहुल गांधी असली प्रधानमंत्री है। वाह, अरे वाह वाह, कहाँ से आए हैं ये अखिलेश चच्चा? असली प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। आपका असली अध्यक्ष भी नहीं है वो। नाम का रोना क्यों रोते हो? क्योंकि ये शाम को सब जोक सुनाने लाए हैं। एक साथ में चचा जी को कहां से पकड़ के शाम को जोक सुनाने लाए हैं? असली प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। वाह, अभी गोबर से हीरे लगा के घूमना गा क्या गोबर से? अच्छा, क्या गोबर से हीरा? राहुल गांधी मिलान में क्या कर रहा है? ए भगवान, ये कहां से लेके आए हैं? बताइए। पूरा एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट ना गोबर है ना हीरे है ना राहुल गांधी असली में प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी तो अभी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो राहुल गांधी जी मिलान में है। एक सेकंड, अब मेरे साथ दो मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। 20 मिनट चर्चा को हो चुके हैं। अखिलेश जी, डॉक्टर पात्रा, अब उनका भी मुझे रुक करने दीजिए। राहुल गांधी असली प्रोफेसर अवस्थी, बताइए। प्रोफेसर अवस्थी, सर, यू मेड योर पॉइंट। तो परेशान हो, ये पता है, तभी तो परेशान हो। बताता हूं अभी चार्टर्ड प्लेन में कहां गया था। ये कौन आया? चार्टर्ड प्लेन में नानी से मिलने गया था जब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी। अच्छा, चार्टर्ड प्लेन में 4 साल में 300 यात्राएं, विदेश यात्राएं। एक एक खोल के रख देंगे सारी। बोलो। अरे बैंकॉक में भी रहती है क्या नानी माँ? बैंकॉक में कौन रहता है? कंबोडिया में कौन रहता है? सिंगापुर में कौन रहता है? लंदन में कौन रहता है? बोलो गोडसे मुर्दाबाद। बोलो गोडसे मुर्दाबाद। अरे अखिलेश प्रताप सिंह, बोलो। देश विरोधी, देश के दुश्मन, देश के दुश्मन। अंबानी के पास खुद गया था अमरिंदर सिंह चल के कि आ जाओ मेरे पास। एक सेकेंड, मुझे लगता है विषय पे रहना चाहिए। महत्वपूर्ण है, विषय पर है। मैं ब्रजेश को लेके आता हूं चर्चा में, फिर मैं तलेमानी साहब को लेके आता हूं। ब्रजेश, अ क्विक पॉइंट फ्रॉम यू। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स है, ये जो किसान पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स के अंदर अराजक तत्वों का घुसना कहीं ना कहीं एक देश के लिए बड़ा खतरा है? क्योंकि देश अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, और क्यों ना खड़ा हो हमारा देश अपने पैरों के ऊपर? डेमोक्रेसी में सबको प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट कभी वायलेंस की शक्ल नहीं अख्तियार कर सकता। और अगर उसका स्वरूप बदल जाए, अगर उसके इरादे बदल जाए, आप एक बॉर्डर स्टेट में इस तरह का वायलेंस क्रिएट करके अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पर आप असर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप देश की इकोनॉमी को चौपट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो आंदोलन नहीं रह जाता। आंदोलन की आड़ में वो कुछ और हो जाता है। और जाहिर है इस पर ध्यान देने की बात है। और इसमें विदेशी ताकतें, जैसा मैंने कहा, प्रॉक्सी वार सबसे आसान तरीका है। पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार हमारे सामने किया जब सीधे सीधे नहीं लड़ सका। चीन वही कर रहा है। चीन के जो पिट्ठू हैं जो कि इस देश में है, आप ध्यान रखें, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एक पूरी पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी। जो आशंका है वो इस बात की है कि इसी तरह के तत्व इस आंदोलन का सहारा लेकर इस देश में एक बार फिर से स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो कि पटरी पर लौट रही थी एक बार फिर से गिरे। और यह जो ज्यादा चिंता की बात है आज की तारीख में। जी, अब मैं क्विकली एक टेक ले लेता हूं प्रोफेसर अवस्थी का। प्रोफेसर अवस्थी और तस्लीम रहमानी का। प्रोफेसर अवस्थी, मेक योर पॉइंट। अमीश, ये साजिश बहुत बड़ी है। सिर्फ टावर ही नहीं, शायद बहुत ज्यादा चैनलों पे खबर नहीं आई। आईफोन की फैक्ट्री जो भारत में लगी, बेंगलुरु में और राजकोट में, वहां पे भी हुड़दंगबाजी हुई है, आग लगाई गई है, करोड़ों का नुकसान किया गया है। चीन के ऐप जिस तरीके से बंद किए गए हैं, चीन से जिस तरीके से कंपनियां बाहर निकल करके भारत की तरफ हुई हैं, ये देश विरोधी तमाम राजनीतिक दल और ताकतें, मैं देश विरोधी कह रहा हूं, कहते रहे मुझे। ऐसा क्यों होता है कि एसएफआई के वर्कर पकड़े जाते हैं? ये फैक्ट्री, ये देश के लोगों को सोचना चाहिए कि देश की इकोनॉमी के बारे में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। जो लोग चीन से समझौता करते हैं, एमओयू करते हैं, वो एमओयू आज तक मालूम नहीं चला। क्या किसी भी देश के राजनीतिक दल को किसी भी विदेश से एमओयू करने का हक है और देश के सामने बताने का हक नहीं है? क्या देश के नागरिकों का यह हक नहीं है कि मालूम चले कि आपने समझौता क्या किया? ये सिर्फ टावरों तक नहीं है, हर चीज पतंजलि देशी, उसको बायकॉट करो।
टावर देशी उसको बायकॉट करो ताकि 5G आए वहां से। यहां पर आईफोन की फैक्ट्री बंद हो, मोबाइल की फैक्ट्री 2 से 220 हुई, उनको तहस नहस करो। पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को और भारत के नागरिकों को ये साजिश है भारत के खिलाफ, भारत की आवाम के खिलाफ, 135 करोड़ लोगों के खिलाफ। यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। ये अराजक तत्व भारत को डिरेल करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को डिरेल करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये अराजकता है और इस अराजकता को भारत सहन नहीं करेगा, यानी भारत के लोग सहन नहीं करेंगे, युवा सहन नहीं करेंगे। सोचिए, अगर एप्पल आईफोन की फैक्ट्री पे अटैक हो सकता है, अगर बाकी चीजों पे अटैक हो सकता है, तो सुरक्षित क्या है फिर? यानी ये बाहर वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया में ये सुरक्षित नहीं है, आप ले जाइए चाइना में, जिसको हम इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमेटिकली अटैक कर रहे हैं। दिस इज रिलेटेड टू चाइना। चाइना परेशान है भारत से और वो भारत को डिरेल करना चाहता है और उसे पता है भारत को डिरेल कैसे करना है। उसके बाद अंदर ताकतें हैं क्या? यही सवाल है तस्लीम रेवानी, आंसर दिस। अमीश, उद्योग और उद्योगपति में फर्क करना पड़ेगा। इन दोनों चीजों को एक तो अलग रखिए। दूसरी बात यह कि किसान आंदोलन कामयाब हो रहा है और सरकार किसानों के आगे बेबस दिखाई दे रही है, नाकाम हो रही है। तो जाहिर है कि इस सरकार का हमेशा से ये वतीरा है कि जब वो किसी पब्लिक मूवमेंट के आगे नाकाम होती है तो उसको एंटी नेशनल की संज्ञा देती है। आपकी नजर में तो शाहीन बाग भी कामयाब हो रहा था, टर्बन नक्सल, और कामयाब हो भी गया। दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार गई। अरे अब आप आधे घंटे के बाद आपने बोलने का मौका दिया है और आपका मुंह फौरन चल पड़ता है। सर मेरा मुंह तो चलेगा ही, मेरा कार्यक्रम है। आपको बुलाता हूं मैं आपका मुंह चलाने के लिए अपने कार्यक्रम के अंदर। बोलिए अब आप। तो आप तो मुझे मेरा मुंह चलने फिर दीजिए ना। चलिए ना, चला ही रहे हैं तब से, पिछले 10 साल से आपका मुंह चल ही रहा है, अभी तक रुका तो है नहीं। मैं कह रहा हूं सरकार नाकाम हो रही है और उद्योगपति अलग है, उद्योग अलग है। इस देश के उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, इस देश के उस उद्योगपति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो इस देश के किसान को और इस देश के मजदूर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्या ये किसान थे? जब अर्थव्यवस्था -24% पे गई तो क्या इन किसानों ने की थी? कौन था उसका जिम्मेदार? मजदूरों के खिलाफ कानून लाए तो मजदूर क्या वो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था 23 से कहाँ आई है? आप तो 3 महीने के अंदर क्या रिवाइवल हुआ है? अवस्थी जी, तस्लीम रेवानी को वक्त दीजिए 40 सेकंड का। अवस्थी जी, डिमोनेटाइजेशन के जरिए 2-3 महीने के अंदर डिमोनेटाइजेशन के जरिए जो प्रोफेसर अवस्थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? कोरोना खत्म हो गया, अभी भी माइनस में, तस्लीम रेवानी एट द रेट ऑफ 148, अभी भी माइनस में 148 वोट मिले थे ना। अरे अब आप 148 वोट मिले थे पूरे देश की चिंता करने वालों। चलिए, मुझे आपकी नॉलेज, मुझे आपकी प्रॉपर पता है, आपकी नॉलेज पता है। अरे 148 वोट मिले, उसके बाद पूरे देश में अवस्थी जी, आप वोट मत दीजिए। अवस्थी जी, सबको जानकारी है कि इनको 148 वोट मिले थे। इकोनॉमी का स्लो डाउन कीजिए। एक सेकंड में ऑडियो डाउन करना चाहता हूं, सारे ऑडियो डाउन करिए। अवस्थी जी, सबको पता है कि 148 वोट इनको मिले थे। देखिए, अगर वोट हैसियत तय करते तो बहुत लोगों की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन भारत में लोकतंत्र है। भारत में अपनी बात 148 वोट वाला भी रख सकता है और 1,48,000 वोट वाला भी रख सकता है। यही भारत का लोकतंत्र है। इसीलिए बार बार 148 वोट की बात याद दिलाकर रहमानी साहब को भी बुरा लगता है। उनको अच्छी तरह याद है उनको कितने वोट पड़े थे। अब अपनी बात को रखिए रहमानी साहब, 20 सेकंड आपके पास। इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। इस किस्म के लोगों की बात का बुरा नहीं मानना। अवस्थी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको कि 148 आप चाहे मुझे उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मुझे डिरेल नहीं कर सकते ये कह के। आप मुझे ना उत्तेजित कर सकेंगे ना डिरेल कर सकेंगे। आप ये बताइए, अरे 15 करोड़ लोगों की जो नौकरी गई उसकी जिम्मेदारी इन किसानों के ऊपर डालेंगे, जिन्हें आप टर्बन नक्सल कहते हैं, अर्बन नक्सल कह रहे हैं, खालिस्तानी कहते हैं की फिक्र करते रहिए। अरे 15 करोड़ लोगों की नौकरी की बात कीजिए, बिना किसी -20% GDP। संबित, अभी आपने एक वर्ड आपने शायद मिस कर दिया या मुझे नहीं पता। एक सेकंड, देखिए, मेरा निवेदन है एक एक करके बोले। मेरी बहस के अंदर एक दूसरे पे आप बोले, इसका कोई औचित्य नहीं है। मेरा निवेदन है, व्यूअर को भी लगता है कि उस तक बात पहुंचनी चाहिए। देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है, इस समय भी इस कार्यक्रम को ट्विटर पर, यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं।
मेरा निवेदन है आपसे कि एक एक करके अपनी बात को रखिए। संबित पात्रा, भी आपने एक, शायद तस्लीम रहमानी साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला यह आंदोलन अब कामयाब हो रहा है। यानी कामयाब का बैरोमीटर क्या है? आईफोन की फैक्ट्री में तोड़फोड़ हो, महाराष्ट्र में अमेजोन के गोदाम के बाहर ऑफिस तोड़ा जाए, 1600 टावर 1500 टावर पर तोड़फोड़ हो। यह क्या आंदोलन की सफलता है? आखिरकार फिर ये लोग 25 दिन बाद बोलेंगे देखिए बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। जब यहां से कंपनियां ही चली जाएंगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी ना। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की ना करे और उसको ही सफलता का पैमाना माना जा रहा है। आंदोलन की सफलता इज इक्वल टू दिस। आई एम शॉक्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन। अमीश भाई, अब मैं थोड़ा उत्तर देता हूं बहुत सीरियसली, गंभीरता के साथ। देखिए, लोकतंत्र में सफलता का पैमाना क्या होता है? लोकतंत्र में सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया, और उस चुनाव प्रक्रिया में जनता का प्यार किस पार्टी को हासिल होता है। अभी इन तीनों बिलों के पारित होने के बाद, कानून बनने के बाद 12 राज्यों में उपचुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुआ, असम में चुनाव हुआ, हैदराबाद में चुनाव हुए, उन सब के, गोवा में चुनाव हुआ, कल अरुणाचल प्रदेश का चुनाव के नतीजे आए हैं। आप सबने नतीजे देखे हैं। कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। देखिए, ये कोई आज से नहीं है। 2014 से कांग्रेस और लेफ्ट एक ही कोशिश में, उनका एक कैलेंडर है, वायलेंस कैलेंडर। उस समय अवार्ड वापसी गैंग बाहर आए थे कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। उस समय भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जिसमें राहुल गांधी खड़े थे। उस समय याद करिए, चर्चों को इन्हीं लोगों ने तोड़ा था गेंद मार के, और फिर बाद में कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने चर्च तोड़ा और ओबामा तक से कहलवा दिया था। आप याद करिए, ये इसी प्रकार CAA के समय 50 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यहां तो टावर तोड़ा गया है। अरे दिल्ली में तो लोगों को मार दिया गया। अंकित शर्मा, एक पुलिस ऑफिसर को नाली के अंदर मार के गाड़ दिया गया। किस प्रकार से मारा गया है? एक काउंसलर के घर से गोलियां चली। आप सोचिए। तो ये षड्यंत्र कोई छोटा षड्यंत्र नहीं है। इन्हीं षड्यंत्रों के बीच में आज हिंदुस्तान सच्चाई को देख रहा है। देखिए, ये 70 साल तक इनकी जुगलबंदी चल रही थी। लेफ्ट और ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये आपस में खा पी कर जुगलबंदी में थे। वो माँ बेटे जाके MOU करते थे, लेफ्ट वाले चाइना का राग अलापते थे। ये तो बाबा रामदेव, गाय, गोबर, हिंदुस्तान, तुलसी माता, इन सबको घृणा करते हैं। इनको तो पसंद केवल और केवल इटली और इटली की नानी माँ है। आप ये देखिए, मेरे को तो धीरे धीरे अखिलेश जी इटालियन ही दिखने लगे हैं। बाल भी सफेद कर लिया है जानबूझ के इन्होंने, ताकि ज्यादा इटालियन दिखे। ये अब हिंदुस्तानी दिखना भी नहीं चाहते। मेरे को दिखने भी लगे। थोड़ा देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो पिज्जा जैसा मुंह नजर आ रहा है इनका। अखिलेश जी, पिज्जा जैसा दिखेंगे। नहीं, मैं देखा ध्यान से देखिए, पूरा पिज्जा, मोज़रेला पिज्जा जैसे दिखेंगे आपको अखिलेश चाचा। ये सारे जब से इनके राहुल गांधी भागे हैं मिलान, ये सारे पिज्जा जैसे होकर बैठे हुए हैं। इनका उत्तर निकल गया है। लेट अखिलेश जी, आप बताइए। नहीं, बताइए। पहले मैं पूछता हूँ अखिलेश जी, आप बताइए। इतना अगर राहुल गांधी के दिल के अंदर किसानों के लिए प्रेम उमड़ रहा था, तो किसानों के साथ सिंघू बॉर्डर में ना बैठ के ये मिलान में कहां बैठे हुए हैं जाके? आप बताइए, मिलान में कहां बैठे हुए हैं? मिलान में जाके बैठे हुए हैं कहीं पे? अखिलेश जी, आप अपनी बात को रखिए। मैं किसका एम्प्लॉय हूं, किसका एम्प्लॉय नहीं हूं, ये देश को, दुनिया को सबको पता है जी। और आप किसके एम्प्लॉय हैं ये भी पूरी दुनिया और देश को पता है। आप अपनी बात को रखिए ना, आप अपनी बात को रखिए। अखिलेश जी, पीछे हनुमान जी गदा लेके बैठे हुए हैं। हनुमान जी भी सब देख रहे हैं। अच्छा, आप चलाएंगे पीछे। एक अखिलेश जी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है। 4 मिनट नहीं बोले, 2 मिनट बोले। आप अपनी बात को आप भी 2 मिनट रख लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का मौका देता हूँ, बोलिए। देखिए अमीश देवगन जी, ये गंभीर विषय है। अगर कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, पंजाब सरकार को जांच करनी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग हैं? वो शरारती तत्व तो नहीं है जो किसानों को बदनाम करना चाहते हैं, किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। ये लल्ला को बीच में चुप बैठाओ, लल्ला को बीच में म्यूट करो, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। आप बोलिए, अपनी बात को रखिए। अमीश देवगन, डिसिप्लिन में बहस होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और किसी भी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी साजिश हो सकती है कि इस आंदोलन को बदनाम करने की हो सकती है। जहां तक रही इकोनॉमी की बात, आदरणीय मोदी जी जब से आए पिछले 6 वर्षों में, 67 वर्षों में इस देश ने इतना कर्जा नहीं लिया था। मोदी जी ने उससे ज्यादा कर्जा 6 वर्षों में इस देश पे चढ़ा दिया है। 60 लाख करोड़ रुपए, 67 वर्षों में 60 लाख करोड़ रुपए देश ने कर्जा नहीं लिया था। मोदी जी ने इस देश के इकोनॉमी को दीमक की तरह से चाल के समाप्त कर दिया। देश की GDP नीचे जा रही है और जिन उद्योगपतियों की आप चर्चा कर रहे हैं उनका 1000 गुना बढ़ रही है। ये क्या है? ये विषमताएं क्यों हो रही हैं? किसके कारण हो रही हैं?
क्यों आज हर कोई कहता है कि सरकार को दो लोग चला रहे हैं, दो उद्योगपति चला रहे हैं? ऐसी अवधारणा क्यों है? आज इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए इन दोनों उद्योगपतियों को किसानों के पक्ष में आकर सिंधु घाटी, सुनिए, इन दोनों उद्योगपतियों को किसानों। ओके, आपने अपनी बात को रखा। ब्रजेश सिंह वांट्स टू रिएक्ट टू अखिलेश जी। पूरे मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। मूल मुद्दा यह है कि आखिर किसानों की आड़ में जो ये वायलेंस किया जा रहा है उससे किसको फायदा हो रहा है, आप ध्यान रखें, और किसको नुकसान हो रहा है। जाहिर है अगर इस तरह की वायलेंस हो रही है, एक इंटरनेशनल ओपिनियन ये बनाई जाएगी कि भारत इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित देश नहीं है। और इस कोरोना के काल में जहां पर चीन से तमाम कंपनियां बाहर निकलकर आने को तैयार है, भारत उनके लिए सबसे बेहतर डेस्टिनेशन है। उस भारत को एक तरह से कह सकते हैं बिगाड़ा जा रहा है, ये तस्वीर पेश की जा रही है और यह गड़बड़ है। ओके, अखिलेश जी रिस्पॉन्ड। अखिलेश जी। देवगन जी, ये किसान प्रधान देश है, इस देश के उद्योगपतियों को भी किसान के पक्ष में समर्थन में बात रखनी चाहिए। किसान ही सबसे बड़ा उनका मार्केट है, वहीं से उनकी कमाई होती है। इकोनॉमिक किसान के जो 70% रूरल एरिया में लोग रहते हैं, हर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट उसी से सबसे अधिक खरीदा और बेचा जाता है। ये नहीं चलेगा कि किसान अगर समस्या में तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने हजारों करोड़ के बनलों में बैठे रहे और किसान सरहद पे भूखे मरता रहे और इंडस्ट्रियलिस्ट खामोश रहे सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। उन्हें किसानों के पक्ष में खड़ा होकर के अपनी आवाज किसानों के अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अब आपने अपनी बात रखा, मैं बहुत गंभीरता से कुछ बात कहूंगा, इसको कृपया करके सुना जाए। ओके अखिलेश जी, आपने सीरियस पॉइंट को रखा है, जवाब भी सुनिए ना, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। लेट हिम हियर। 10 सेकंड मेरी बात कंप्लीट। अच्छा कर लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए, बोल लीजिए आप 10 सेकंड। अमीश भाई मैं बोल लीजिए 10 सेकंड, रुकिए संबिता, 10 सेकंड बोलेंगे। किसान और उद्योगपति दोनों अलग नहीं है, दोनों को एक दूसरे की बात को इंडोर्स करना होगा, दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट को साझा करना होगा और इंटरेस्ट की सुरक्षा करनी होगी। ये नहीं चलेगा कि किसानों पे अत्याचार होता रहे, दमनकारी कानून आते रहे और उद्योगपति खामोश रहे। ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। जब कोई बात आती है 70 साल आपने सरकार चलाई है। ओके संबित पात्रा आइए, संबित पात्रा बोलिए। देखिए अमीश भाई, ये बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर आप उद्योगपति हैं और आप अगर सड़क पे उतर के नहीं आते हैं तो हम आपके टावर तोड़ेंगे, आपके घर तोड़ेंगे, आपको हम चुनौती देंगे। ये जो लेफ्टिस्ट कंट्रीज में होता है, और आप देखिए जिस प्रकार से अमेरिका में भी ब्लैक लाइफ मैटर कहीं पीछे छूट गया। दुकान तोड़ करके कोई वॉशिंग मशीन ले जा रहा है, कोई स्विंग मशीन ले जा रहा है, कोई सोने चांदी का बिस्कुट ले जा रहा है। आप यही फिनोमिना आज पूरे विश्व में कई जगह देख रहे हैं। दिस इज अ टिपिकल लेफ्टिस्ट मेंटालिटी। आज इसी बात को कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप उद्योगपतियों को मारना शुरू कर देंगे। अभी बिल्कुल ब्रजेश जी ने सही कहा। ब्रजेश जी ने कहा कि भारत आज फेवर्ड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना हुआ है विश्व भर के उद्योगपतियों के लिए। लोग कोरोना के बाद चाइना से अपने व्यवस्था को हटा करके अपने उद्योग को इंडिया लाना चाहते हैं और यहां पर कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हम यहां टावर नहीं रहने देंगे। इस प्रकार की एक परिस्थिति बना करके कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश ध्वंस हो जाए, देश विनाश हो जाए, ताकि इनका जो राहुल गांधी है ये प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, राफेल को गाली दिया, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को गाली दिया, राम मंदिर को गाली दिया, सीएए को गाली दिया, केवल इसलिए ताकि राहुल गांधी लॉन्च हो जाए। आज मुझसे आप कोरे कागज में लिखा के दे दीजिए, ये उल्टा लटक जाएंगे तब भी राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएगा। कैसे लॉन्च होगा आप बताइए? वो तो मैदान में ही नहीं है। अरे लॉन्च होने के लिए श्रीहरिकोटा में खड़ा होना पड़ता है, फ्यूएल जलती है, फिर रॉकेट आगे जाता है। यहां तो रॉकेट मिलान में बैठा हुआ है, श्रीहरिकोटा तो इंडिया में है, रॉकेट में फ्यूएल नहीं है, कैसे लॉन्च होगा बताइए? ये राहुल गांधी कुछ भी ये राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए इनको अगर हिंसा भी करना पड़े, इनको लोगों को मरवाना भी पड़े, जैसे कि दिल्ली में इन्होंने दंगों में करवाया था, ये सब करेंगे। हंसिए मत, मैं सच बता रहा हूं। उद्योगपतियों के घर में घुस के मारेंगे, क्या बोल रहे हैं आप? इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है। आपने अभी बोला कि पंजाब की सरकार को तहकीकात करनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं क्यों तहकीकात नहीं कर रही है? क्यों तहकीकात नहीं कर रही है पंजाब की सरकार? आपके युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने क्यों ट्वीट किया और यह कहा कि इसी प्रकार पूरे देश में सारे टावरों को तोड़ना चाहिए, तभी जाके मोदी जी बाहर निकलेंगे। और ये तस्लीम रहमानी तो चाहते हैं कि केवल और केवल रोहिंग्या आगे बढ़े। वो थोड़े तस्लीम रहमानी आपके पास है, 40 सेकंड बोलिए। रहमानी साहब प्लीज मेक योर पॉइंट। होंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैं तो डिबेट पर रहूंगा, किसी इधर उधर मौजू पे नहीं जाऊंगा। मैं सीधे पूछना चाहता हूं कि किसान और मजदूर को अगर दमनकारी नीति उसके खिलाफ होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसीलिए खड़ा हुआ था कि किसान और मजदूर का ईस्ट इंडिया कंपनी ने दमन किया ईस्ट था। इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी। यहाँ पे कौन सी अंग्रेजों की कंपनी है? पतंजलि अंग्रेजों की कंपनी है कि भारत के भगवत बाबा की कंपनी है? अरे अडानी और अंबानी किसकी? अडानी और अंबानी क्या भारत के नहीं है क्या? अडानी और अंबानी के लंदन से आए हैं क्या? इस देश की मिट्टी से बने हुए लोग नहीं है क्या वो लोग? इस देश की मिट्टी से जो बनेगा उसको हम पसंद नहीं करेंगे। विदेश से कोई आएगा तो उसको पसंद करा जाएगा। वाह, अमेज़न आपको अपना लगता है। लेट्स बी लॉजिकल। हम कितने लॉजिकल बात करते हैं। तस्लीम रहमानी, लॉजिकल है। यस, यू आर टोटली लॉजिकल। यू आर टोटली अनकंट्रोल्ड। यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। आपको पता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है आपको क्या बोल रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता है। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है। सारा ज्ञान तो आप ही को है। आप पर्दा डाल रहे, बिल्कुल ज्ञान है। आप बेरों में गुठलियां मिला के किसानों को चीन और पाकिस्तान का ईस्ट इंडिया कंपनी का और किसान आंदोलन का क्या कनेक्शन है? किसानों को ये प्रोपेगेंडा नहीं चलने दूंगा मैं नहीं चलने दूंगा। तस्लीम रहमानी है प्रोपेगेंडा। ईस्ट इंडिया कंपनी का और किसान आंदोलन का क्या तुलना है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। कंपनी है यही। आप लोग अराजकता चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। आप लोग इस देश के अंदर अराजकता चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि दुकानें चलाई जाए। आप चाहते हैं टावर तोड़े जाए। आप चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट ना आए। आप चाहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और फिर वहां पर आप फिर शोर मचाएंगे बेरोजगारी का। आप लोग चाहते हैं कि भारत डिरेल हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलने के लिए तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी है कि भारत में कोई? अरे कुछ तो कम से कम देश की शर्म कर लो। ये पूरी शर्म बेच खाई है। अवस्थी जी। अमीश मैं एक बात, तस्लीम रहमानी मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। ये बताओ, टर्की क्या करने गए थे? चोरी टर्की क्या करने गए थे? चोरी वहां से देश विरोधी क्या मैसेज लेके आए? कितने पैसे लेके आए देश में अराजकता फैलाने के लिए? अरे कहां गए थे टर्की में, जहां पे म्यूजियम और चर्चों को तोड़ करके मस्जिद बनाया जा रहा है? देशद्रोही चोरी गए थे? देशद्रोही पकड़े गए? फुट सोल्जर हो, पकड़े गए ना? तुम देशद्रोही। अरे पकड़े गए ना? तुम किसानों पे बात करने से क्यों बच रहे हो? किसानों से बात कितना करने पैसा से क्यों लेके डर रहे आए हो कि हिंदुस्तान में दंगे करवाने हैं? बात करने बताओ, कोई नहीं है। अरे बताओ कितने पैसे लेके आए कि हिंदुस्तान में दंगे करवाने? चोरी गए थे? टर्की गए थे चोरी? किसानों पे जो भारत के खिलाफ बोलता है, भारत के खिलाफ बोलता है, वहां गए थे चोरी? कोई नहीं है। अरे गए थे ना चोरी? पहले हाँ या ना? हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले हाँ या ना? जरूरत है तो अरे हाँ या ना? ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, पहले टर्की का बताओ। बात करो, टर्की में चोरी क्यों गए थे? कितना पैसा लेके आए भारत में अराजकता और दंगे करवाने के लिए? वहां पे क्या वायदा करके आए कि हाँ मुझे पैसे दो, मैं दंगे करवाऊंगा भारत में? तर्क नहीं है। यही कह के आए ना वहां पर? आरएसएस यही कह के आए थे? पहले बताओ, भारत के दुश्मन से चोरी क्यों मिले? भारत के दुश्मन से चोरी जाकर के क्यों मिले? मुझे इस बात का जवाब दो तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी 15 करोड़ की बात करने वालों 135 करोड़ का देश है ये। कोई नहीं कोई होता। ना बीजेपी महत्वपूर्ण है, ना कांग्रेस महत्वपूर्ण है, भारत देश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं क्विकली संबित पात्रा आपके पास आता हूं। आपके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र हुआ। भारत की सदन ने यह फैसला लिया था कि भारत का सदन ईस्ट इंडिया कंपनी है, और यहां पे तो असली भी प्रधानमंत्री बोला गया राहुल गांधी को। संबित पात्रा, दो बड़ी बातों का जिक्र हुआ। आज यहां पर तस्लीम रहमानी ने हमें ईस्ट इंडिया कंपनी कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ही असली प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी नकली प्रधानमंत्री। देखिए, राहुल गांधी जी तो असली नेता भी नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी के असली अध्यक्ष भी नहीं है, वो तो असली हिंदू भी नहीं है, और तो और वो गांधी लिखते हैं असली गांधी भी नहीं है, गांधी जी से कोई लेना देना नहीं था, तो ये असली प्रधानमंत्री कैसे हो गए?
अरे फुल नकली है राहुल गांधी, फुल नकली। और मैं सभी जनता से कहूंगा फुल नकली राहुल गांधी करके ट्वीट करे। बड़ा असली प्रधानमंत्री, ये असली प्रधानमंत्री बनने चले। देखिए ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनके मन में सिर्फ एक ही चीज बसा है, किसी कीमत पे भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी हम हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है? समय कौन यूरोप से आया हुआ है? नहीं, कौन यूरोप जाता है? मेरे पास नहीं है समय। तो अखिलेश जी बताइए जरा। अखिलेश जी पूछिए पिज्जा चाचा से। पिज्जा चाचा सुनिए अखिलेश जी, लल्ला रुक जाओ। देखिए, राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, किसी पद पे नहीं है, लेकिन पूरी मोदी जी और उनकी मंत्रिमंडल और उनके सारे लोग दिन भर राहुल गांधी के नाम के झटके ले लेकर के कोमा में जाते और बाहर निकलते रहते। क्यों? क्योंकि इस देश के जन जन का नेता वही है। पद भले मोदी जी के पास हो, लेकिन विश्वसनीयता, लोगों की आस और उम्मीद राहुल गांधी है इस देश की। और अमित जी एक चीज जान लीजिए, एक तरफी बात नहीं होगी। उद्योगपतियों को अगर किसान के से बिजनेस करना है, किसानों से पैसे कमाना है, तो किसानों के हित में उनको भी आवाज उठानी होगी। जो हक की बात असली प्रधानमंत्री का बैरोमीटर ये करा कि उनको पास पब्लिक का समर्थन है, लेकिन वोटों में वो पब्लिक का समर्थन नहीं दिखता। अखिलेश जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप भाई कुछ नहीं बिहार में भी कुछ नहीं दिखा। झटके क्यों खाते हैं ये? दिन भर राहुल गांधी के झटके क्यों खाते हैं? समझ में भी नहीं आ रहा क्यों झटके खाते हैं? यही ब्रजेश पहचान है। ब्रजेश जी, ये असली प्रधानमंत्री, नकली प्रधानमंत्री। ब्रजेश सिंह, असली प्रधानमंत्री, नकली प्रधानमंत्री और ईस्ट इंडिया कंपनी। क्विक टेक। देखिए, जहां तक असली और नकली प्रधानमंत्री का सवाल है, सबको पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री जो भी बनता है उस देश की संसद में जिस पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी होती है उसका प्रधानमंत्री बनता है। 6 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने जो ये बात कही वह मानसिक दिवालीपन की निशानी है। इस देश की कंपनियां अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है तो उनके कंट्रीब्यूशन को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन लेफ्ट पार्टीज की प्रॉब्लम यह है कि उनकी आइडियोलॉजी इंपोर्टेड आइडियोलॉजी। ओके ब्रजेश, मेरा समय खत्म हो रहा है। ब्रजेश, मेरा समय खत्म हो रहा है। तस्लीम नमानी, 10 सेकेंड्स। आप अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? आपने भारत की सदन को ईस्ट इंडिया कंपनी बोला। मैंने भारत के पार्लियामेंट को नहीं बोला, उद्योगपतियों को बोला। और मैं एक शेर पढ़ के अब 10 सेकंड में बात खत्म कर देता हूं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के गंदुम को जला दो। हाँ, बहुत बढ़िया, देश को जलाने की बात कह रहे, बहुत बढ़िया, यही शेर आपने पढ़ना था। फिलहाल सीएनबीसी आज की टक्कर में इतना ही। आज की इस बहस में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आया। कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन तो होना चाहिए। देश का सदन, पार्लियामेंट, संसद क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है? शायद तस्लीम रहमानी ये भूल गए, ये सदन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। उस सदन ने यह फैसला लिया, उस संसद में यह बिल पारित हुआ, लेकिन अपना एजेंडा चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को घसीटा लाया। बहरहाल पुराना गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, यानी आप सब जानते हैं, सब समझते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को, मैं सीएनबीसी आवाज पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की एक गंभीर प्रयास है। लेकिन देश को एकजुट रहना होगा, राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट रहना होगा, राष्ट्रवादी लोगों को एकजुट रहना होगा। जय हिंद, जय भारत।